हेलो फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार यानी कि अरुण राज तलवार आपका इस चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। आज की कहानी में जो सुनाऊंगा वो मेरी आप बीती है। और मैं पहले अभी भी गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय सेना में था और पर्सनल असिस्टेंट था। हम लोग जब वर्दी पहनते थे तो छाती 56 की जगह 66 इंच की हो जाती थी। ये कुदरती बात थी। जब मेरी पोस्टिंग मेरठ से उस जगह हुई जिसे धरती पे स्वर्ग कहा जाता है, आप समझ गए होंगे। अगर मैं ये कहूँ तो आपको इशारा काफ़ी है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि सुरक्षा कारणों से हम लोग अगर बॉर्डर एरिया पे होते हैं, फील्ड में होते हैं, तो हम किसी को ये नहीं बताते कि हमारी पोस्टिंग किस जगह है। बस हमारे पोस्ट ऑफिस का एड्रेस होता है। तो जब मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई तो मेरे मन में बहुत लालसा थी कि मैं शीघ्र से शीघ्र जाके वहाँ के नज़ारे देखूं और देखूं कि उधर की आबो हवा कैसी है, क्यों उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। रेलवे स्टेशन जो कि वहाँ से 45 किलोमीटर दूर था, लेके मुझे हमारे आर्मी की एक गाड़ी जब उस हेडक्वार्टर में पहुंची जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो आगे बढ़ के हमारे सिपाहियों ने मेरा सामान गाड़ी से उतारा और मेरे कमरे तक ले गए। वो मेरे बिस्तरबंद को, किट बैग को और दूसरे बैग वगैरह को यथास्थान रख रहे थे। उन्होंने एक तख्तपोश पे मेरा बिस्तर बिछा दिया था। मेज़ पे बिस्तर के अंदर से जो ज़रूरी चीज़ें मैंने रखी थी वो निकाल दी थी, और उन्होंने इधर उधर जहाँ उनको ठीक लगा मेरा सामान रख दिया। लेकिन मैं कमरे में नहीं गया। मैं बाहर खड़ा होकर चारों तरफ देखता रहा। मेरी गर्दन दुख गई। मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पे जमी हुई सफ़ेद बर्फ़ को देख रहा था, जो कि चांदी की तरह चमक रही थी। मैंने सोचा, शाम की ढलती धूप में यदि ये घाटियाँ ऐसे चमक रही हैं तो सुबह कैसे होती होगी। तभी एक सिपाही मेरे लिए मैस से चाय ले आया। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मैं अपने कमरे के अंदर गया और वहाँ कुर्सी पे बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपना कौन सा सामान किस कोने में कहाँ रखूँगा। मेरे ऑफिस का एक रनर, जिसने कि मुझे बताया कि वो मेरे साथ ऑफिस रनर की ड्यूटी करेगा, और मैंने उससे कमांडर साहब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो किस नेचर के हैं। मैंने कमांडर साहब की पूरी जानकारी ली, क्योंकि एक पर्सनल असिस्टेंट को अपने बॉस की हर बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रा सी गलती बॉस को भड़का सकती है।
मेरठ में, जहाँ की मैं पहले पोस्टिंग था, वहाँ मैंने अपने ऑफिस में एक स्लोगन लिखवा रखा था एक मोटे शीट पर, जिसमें लिखा था रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ बॉस इज रॉन्ग प्लीज सी रूल नंबर 1। मैंने सोचा कि कल मैं जाके सर्वेयर से उसी किस्म का एक छोटा सा स्लोगन लिखवा के अपनी दीवार पे लगाऊंगा ऑफिस की। ऑफिस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मिले है उधर, और ऑफिस की चाबियां, जो कि एक टेम्परेरी पीए की ड्यूटी कर रहा था, उसके पास थी। दूसरे दिन मैं ऑफिस गया, इंटरव्यू हुआ। 2-3 ऑफिसर्स का इंटरव्यू होने के बाद मैं अपने बॉस के सामने पहुंचा। उसने बड़े सख्त अंदाज से मुझे कहा, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, सर मैं गाज़ियाबाद का हूँ। ओह, गाज़ियाबाद, तुम गुंडागर्दी तो नहीं करोगे? ये बात मुझे कई जगह कई कर्नल, कई ब्रिगेडियर, कई जनरल कह चुके थे। जहाँ भी ब्रिगेडियर साहब ने मुझे यही कहा। मैं कहा, नहीं सर, मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और हम फैमिली क्वार्टर्स में सेंट्रल स्कूल में पढ़े लिखे रहे से, और हम डिसिप्लिन के आदी हैं। मैं खुश हो गया। कहता ओके, मैं बेल बजा के बुला लूँगा या रनर से कहलाऊँगा, तब डिक्टेशन के लिए आ जाना। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, आप ना जाके फाइलें वाला चेक करो। मैं कहा, सर ऑफिस के बाद मैं थोड़ा इन नज़ारों को देखने के लिए घूमना चाहता हूँ। उसने कहा ओके ओके, कोई बात नहीं। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये तब की बात है जब आतंकवाद का वहाँ नामो निशान नहीं था। खुलेआम हम सब घूमते थे, सिविलियन रहते थे, टूरिस्ट आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन किसी राजनीतिक कारण से बाद में इस तरीके उपद्रव होने लगे। खैर, शाम को ऑफिस के बाद मैं कमरे में गया, बाथरूम में नहाया धोया और फिर मैं पैदल ही निकल गया। तो मेरे साथ हमारा आर्मर, जो कि हमारे हथियारों का रखवाला और डॉक्टर था, वो कहने लगा, सर मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मैं कहा, क्यों, क्या यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं है अभी? कहने लगा, सर आपको मैं एक गाइड की तरह पूरी चीज़ें दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कौन सा दुकानदार बेईमान है, कौन सा हलवाई मिलावटी चीज़ें बनाता है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा ओके सर, चलिए। वो मेरे साथ चल पड़ा। मैं इधर उधर घूमता रहा, अंधेरा जल्दी हो गया था तो मैं वापस आ गया। वापस आया, खाना खाया, उसके बाद रिक्रिएशन रूम में जाके हमने वीसीआर पे पिक्चर देखी, जब जब फूल खिले। और फिर थोड़ी देर कैरम बोर्ड खेलने के बाद मैं कमरे में लौट आया। दूसरे दिन ऑफिस गया, वहाँ व्यस्त रहा। नया नया जगह थी, नई नई फाइलें थी, नए नए स्टाफ था, ऑफिसर थे, सबसे मेरी मुलाकात हुई। शाम को मैं फिर घूमने जाने लगा नहा धो के, तो
वही हमारा आर्मोर यानी कि हवालदार कौशिक। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरी पोस्टिंग मेरठ से यहाँ हुई है। मैं कहा तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? कहता सर मैं मेरठ का ही रहने वाला हूँ। मैंने कहा मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। कहता सर एक दूसरे की छुट्टी में हम चिट्ठियाँ या कुछ सामान भी अपने परिवारों तक पहुंचा सकेंगे। मैंने कहा और ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि तुम मिल गए। कहने लगा सर आज मैं आपको एक माता का मंदिर दिखाऊंगा। मैंने कहा माता का मंदिर? कहता हाँ वो एक चढ़ाई पे है, सुनसान जगह पे। मैंने बाज़ार में आके एक अगरबत्ती का पैकेट, एक माचिस की डिब्बिया और साथ में थोड़ी से प्रसाद के लिए पतासे और खरीदे। कौशिक के साथ मैं सड़क से उतरने वाली एक पगडंडी पे चल दिया। जब हम आगे गए तो वहाँ पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, मोटे मोटे पत्थर से। उन सीढ़ियों पे मैं चढ़ने लगा। कहता सर सीढ़ियों को गिनना मत, नहीं तो आप सोचोगे कि बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। मंदिर में गए, वहाँ मंदिर में पुजारी नहीं था। कौशिक ने मुझे वहाँ हाथ धोने के लिए कहा, खुद भी हाथ धोए और प्रसाद वाला चरनामत मुझे दिया। मैंने अगरबत्ती जलाई और माचिस की डिब्बियाँ और अगरबत्ती का पैकेट वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर हम वहाँ चटाई पे बैठे रहे और मुझे माता की आंखों में देखते हुए ऐसे लग रहा था कि वो देख के मुझे कुछ कहना चाह रही है। मैंने को कौशिक को कहा, मैंने कहा यार संडे को तो मैं सुबह इधर आऊँगा और शाम तक इधर ही रहूँगा। कहता सर फिर तो आपको अकेले आना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा संडे को तो मेरी ड्यूटी है क्वार्टर गार्ड पे। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी ड्यूटी देना, वो पहली ज़रूरत है। दूसरे दिन मैं ब्रेकफास्ट करके अगरबत्ती माचिस का पैकेट डिब्बिया लेके उस मंदिर में गया। वहाँ मैंने प्रसाद चढ़ाया, खुद ही चरनामत लिया। वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वहाँ बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई, ना 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 प्रसाद और चरनामत मैं दे दूँगी आपको, आप यहाँ पे आ जाइए। मैं पीछे हटा। सफ़ेद और लाल सूट में एक वैसी ही चुन्नी डाले हुए एक गोरी सी लड़की आई और उसने मुझे प्रसाद वाला दिया। मैंने कहा जय माता की। वो बोली खुश रहो। मैंने हंस के उसकी तरफ देखा तो वो मेरे साथ मुस्कुरा के बातें करने लगी। मैं अब जब भी जाता तो मेरी मुलाकात उस लड़की से होती, वही मुझे मंदिर में प्रसाद देती। अब मैंने इसी लड़की से मिलने के कारण उस कौशिक को भी अपने साथ लाना बंद कर दिया। घंटों मुँह अंधेरे तक मैं उस लड़की से बातें करता था। उसकी बातें जो थी ऐसी भक्ति भरी थी, मोटिवेशनल थी, और वो कुछ बातें ऐसी बोल जाती थी जैसे लगता हो कि मुझे उसे पता है कि मैंने ये बचपन में गलतियाँ की हुई हैं। मैं बड़ा हैरान था। फिर मैंने सोचा कि ये गलतियाँ, ये पुण्य पाप जग जाहिर है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़की तो आम बात ही कर रही है जो सब इंसान करते हैं।
मैं अब अपने ऑफिस में खूब मन लगा के काम कर रहा था और शाम का इंतज़ार करता था। इस तरीके से वहाँ कई बार मुझे किसी काम से रेलवे स्टेशन वाले शहर भी जाना पड़ता था, तो मैं उस दिन मंदिर ना जा पाता, लेकिन ऐसे लगता कि दूर वही लड़की खड़ी है, मैं उस तरफ जाता तो वो नज़ारत मिलती। कहानी बहुत लंबी है, मैं सोचता हूँ कि ज़रा शॉर्टकट ही बता दूँ तो ठीक रहेगा। कई महीने बीत गए तो मैंने अपने बॉस को, यानी कि ब्रिगेडियर साहब को, जो हमारे कमांडर थे हेडक्वार्टर के, उनको कहा। मैंने कहा सर आई वांट टू गो ऑन लीव। उसने कहा विच लीव? मैंने कहा सर आई वांट टू गो ऑन कैजुअली फॉर 5 days। उसने कहा ओके। मैं बस में बैठा, क्योंकि इतनी सुबह मुझे बस से निकलना ही ठीक लगा, सिविल बस से। नहीं तो हमारी आर्मी की बसें भी पैसेंजर लेकर जाती थी, लेकिन हमारे पोस्टों से हमारे फौजी रात को आके हमारे हेडक्वार्टर में एक बरांडे में सोते थे और सुबह उस बस से वो ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन वाले शहर जाते थे। लेकिन मैं बस से निकला, आगे गया तो मैं देखा ड्राइवर के पिछली सीट पे एक लड़की मुझे मुड़कर देख रही थी, और मैंने ध्यान दिया ये तो वही मंदिर वाली लड़की थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं उसके पास आया और मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहते वहीं जहाँ आप जाओगे। तो मैंने उसका बैग उठा लिया और अपनी सीट पे खिड़की के साथ उसको बिठा दिया। रास्ते में बातें करते रहे। रास्ते में हमने जहाँ बस रुकी वहाँ चावल राजमा भी एक ढाबे से खाए, चाय वगैरह पी, और गाड़ी जो थी बस वो पैसेंजर को ढाबों पे उतार देती थी, फिर उनको खाना पीना करने के बाद आगे चल देती थी। जब मैं रेलवे स्टेशन वाले शहर के बस अड्डे पहुंचा तो उस लड़की ने कहा आप वापस कब चलेंगे? मैं कहा वापस नहीं, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ गाज़ियाबाद छुट्टी पे। कहने लगी ओ, फिर मैं कैसे वापस जाऊँ, अंधेरा होने वाला है। मैं कहा क्यों, तुम भाग के क्यों आई हो क्या? कहने लगी और? कहती है ये देखिए कुदरत का खेल कि मेरे को यही बस मिली जिसमें आप हैं। मैं कहा तुम भागी क्यों? कहती है मैं उधर ही, आपने कभी मेरे घर का पूछा ही नहीं, हम मंदिर में मिलते रहे हैं। मैंने कहा मैंने सोचा तुम मंदिर में रहती हो। कहती नहीं, पास में ही एक गांव है उसमें रहती हूँ, मेरा रिश्ता एक ऐसे लड़के से कर रहे हैं परिवार वाले जो कि गुंडागर्दी के लिए मशहूर है, और उसने डरा धमका के मेरे माँ बाप को मजबूर किया है शादी सगाई के लिए, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं भाग आई हूँ। मैं कहा इस बैग में क्या है? कहती है इसमें मेरे कुछ कपड़े हैं और कुछ नकदी है और कुछ गहने भी हैं जो मैं उठा लाई हूँ। मैं कहा ऐसे तुमने क्यों किया?
कहने लगी अगर ऐसा ना करती तो वो लड़का मेरे माँ बाप से ये गहने वाला सब छीन लेता और उनको तंग करता। मैं कहा अब क्या करें, मेरे को तो है ना, मैं तुम्हें वापसी की बस में बिठा देता हूँ। वो कहने लगी नहीं। फिर कहती है जब मैं घर से भाग ही आई हूँ तो मेरा वापस जाना भी अब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करो आप मेरे साथ, मुझे भी अपने घर ले चलो। मैं हंस पड़ा, मैं तुम मजाक कर रही हो? ऐसे होता है ज़िंदगी में कभी कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊँ? वो बोली होता क्यों नहीं है, जब अब हो रहा है तो हो सकता है। अब मैं उसको अकेला कैसे भेजता, वो जाने को तैयार नहीं थी। मैं गया वहाँ, मैंने रेलवे स्टेशन से अपने आर्मी काउंटर से उसके लिए एक टिकट खरीदी और अपना और इसका रिज़र्वेशन कराया और हम ट्रेन में बैठ गए। सुबह हम दिल्ली उतरे। दिल्ली उतरने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद चाय नाश्ता हमने किया और मैं गाज़ियाबाद की ट्रेन में बैठ गया। जब गाज़ियाबाद की ट्रेन में बैठा तो अचानक ध्यान आया कि अपने मम्मी और पिताजी को क्या कहूँगा, अभी ये कौन है। मैंने उसको कहा, अब दिमाग में बातें आ रही हैं, पहले नहीं आई। कहने लगी क्या? मैंने कहा मैं क्या बोलूँगा, ये कौन है? वो तड़ाक से बोली कोई ऐसा बहाना बनाओ जो सूटेबल हो। मैंने कहा सूटेबल बहाना क्या बनाऊँ कि तुम्हें मैं भगा लाया हूँ? हंस के बोली कहना नहीं, तुम कहना ये मेरी पत्नी है, जल्दबाजी में मैंने इससे शादी कर लिया और ये मेरे साथ घर आई है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार तुम कैसी बातें करती हो, तुम हो कौन? ना मैंने तुम्हारा घर देखा है, ना तुम्हारे माँ बाप भाई बहन देखे हैं, बस मंदिर में तुम मुझे मिलती रही। कहने लगी मैं जो कुछ कोई भी हूँ, अब मुझे अपनी पत्नी बना के घर ले चलो और जब वापस चले आएंगे 5 दिन बाद तो फिर मुझे घर छोड़ देना। मैंने कहा चलो। अब मैंने कहा तुम्हारे पत्नी होने की कुछ निशानियाँ भी तो होनी चाहिए। कहने लगी तो बाज़ार चलते हैं। हमने स्टेशन के बाहर आके रिक्शा पकड़ा, बाज़ार गए, वहाँ सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर उसने ख़रीदा। मुझे लगा कि मेरी जेब ही खाली करने के चक्कर में है ये। उसके बाद घर के लिए मैंने मिठाई का डिब्बा ख़रीदा और घर आ गए। घर आने के बाद मैंने बेल बजाई। मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला तो हक्की बक्की रह गई, तो अंदर भागी। कहती है भैया के साथ एक लड़की भी है जिसके माथे में सिंदूर भरा हुआ है, मांग में। मेरी मम्मी और दूसरी बहन और भाई भी दरवाजे पे दौड़े आए। मैं अंदर ले गया उसे। हम दोनों ने मम्मी के पैर छुए। पिताजी भी नहा के कंधे पे तौलिया लटकाए हुए बाहर आए। हमने पैर छुए तो मेरे को कहने लगे ये क्या है। मैं कहा मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली है, आप अब बताओ तो मेरे इस कहने पे मेरे परिवार वालों पे क्या बीती होगी। ये बात मैं अगले पार्ट में ज़रूर बताऊंगा कि बाद में क्या हुआ। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके इंतज़ार करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स।